गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा टॉपिक शुरू कर रखा था प्रोनाउन, उसको स्टडी करते हैं। जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं या प्रोनाउन के जो बचे हुए टाइप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। लेकिन उनको स्टडी करने से पहले एक बार हम क्या क्या पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जाना था कि प्रोनाउन क्या, व्हाट इज़ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, कि जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं और इंग्लिश में सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। तो उनमें हमने उसके एग्जांपल्स और उनके नाम जान लिए थे। तो प्रोनाउन आर ऑफ 9 टाइप्स। 9 टाइप्स के प्रोनाउंस हमने लिखे थे और पढ़े थे, उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। तो देखिए वो 9 कौन कौन से थे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैथेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 9 पार्ट्स हैं या 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं जिनको हमने अर्लियर वीडियोज़ में कवर किया था, ठीक है। उनमें से हमने इनके एग्जांपल्स भी पढ़ लिए थे। तो उनमें से हमने डिटेल में जब 2 पढ़ लिए थे, पर्सनल प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? दैट द प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन का कहलाते हैं। एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। इनको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने इनडेफिनिट प्रोनाउंस को पढ़ा था। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? जैसी स्थिति में जहाँ हमें आभास नहीं होता, स्थिति निश्चित नहीं होती। समवन, एनीवन, इस प्रकार के जो एग्जांपल्स थे वो हमारे किसके थे? इनडेफिनिट प्रोनाउंस के थे। और आज हम जो पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही आपको पता है, निजवाचक। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है निजवाचक। इसके एग्जांपल्स हमने क्या पढ़ा था? सबके लास्ट में सेल्फ, SELF, सेल्फ या सेल्व्स ये लगा होगा। जैसे मैं बता देता हूँ, आई, एक टेबल लिख देता हूँ आपको, पहले वो लिख लीजिएगा, ठीक है। आई, वी, आई, यू, ठीक है। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, ठीक है। यू का योर सेल्फ क्या होगा? योर सेल्फ, योर सेल्फ। आई, वी, ठीक है। ही, शी, इट, दे, आई, सी, इट, दे और वी, ठीक है। ही का हिमसेल्फ, ही का हिमसेल्फ, एक मिनट, ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ, दे का themselves, वी का ourselves, देखिए अब आप, ये तो हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारे क्या है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सेल्व्स, सेल्फ, सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स। इनमें आप देख रहे हो कुछ के साथ में तो SELF लगा हुआ है, सेल्व्स, और किस में VES लगा हुआ है। देखिए देम सेल्व्स, योर सेल्व्स है, उसके बाद देम सेल्व्स, VES और आवर सेल्व्स लगा हुआ है ना। तो हमने जब सिंगुलर प्लूरल किया था तो उसमें एक नियम पढ़ा था कि वाई के जो होते हैं उनको हटा के क्या लगाते हैं? VS लगाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या है? सिंगुलर है, और ये इसमें किस में? प्लूरल में है आपके, ज़्यादा के लिए सेल्व्स, देम सेल्व ज़्यादा के लिए, आवर सेल्व्स ये भी ज़्यादा के लिए। तो ये यहाँ से हमने ये सारे क्या हमारे
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हमने पढ़ लिया माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ और आवर सेल्फ। कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम इनका यूज करेंगे। अब जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही पता है निजवाचक, निजवाचक होता है। इसमें स्वयं मतलब अपने आपको जो सब्जेक्ट है, जो वाक्य का सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। या कह सकते हैं कि जो वाक्य में वर्ब है वो किसको आपको आइडेंटिफाई करेगा कि जो वर्ब है वो जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब को न करके आपको किस पे जोड़ डालेगा, सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रिस्क्राइब करेगा, सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रिस्क्राइब करेगा। देखिए मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये समझा देता हूँ। देखिए ये एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये टेबल ऐसे ही रहने दीजिएगा साथ में आपके, ठीक है। देखिए क्या है, पहले देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव। इनका यूज कहाँ करते हैं, आर यूज्ड are used when subject as well as object is the same person। और एक तो ये इस प्रकार से ले सकते हो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज होते हैं, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज व्हेन सब्जेक्ट, कि हमें पता है कि सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक तो सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज होता है, रिफ्लेक्सिव यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एज वेल ऑब्जेक्ट इज द सेम इन द सेंटेंस, कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हों आपके किस में, सेंटेंस में, तो उस केस में भी। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो वर्ब है, वर्ब आपने देखा होगा किसको डिफाइन करता है, आपका ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब का एक्शन है ना वो किस पे होगा, सब्जेक्ट पे होगा। क्या, या व्हेन एक्शन ऑफ वर्ब डिफाइन सब्जेक्ट, क्या, व्हेन एक्शन ऑफ द वर्ब, व्हेन एक्शन ऑफ द वर्ब, when action of the verb transferred, या प्रावर्तित कह सकते हो, ऑन सब्जेक्ट, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ही सा हिम। ही सा ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, दोनों यहाँ इसकी हिंदी क्या होगी, ही सा हिम, ही सा हिम, इसकी हिंदी क्या होगी। एक और ले लेते हैं, ही सा से पहले आपको आसान सा ले लेते हैं, आई सा हिम, और ही सा हिम, आई सा हिम। आई क्या है, सब्जेक्ट है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, और सा क्या है, वर्ब। और इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, सा क्या है, वर्ब, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए इसकी हिंदी क्या होगी, आई सा हिम, क्या हिंदी होगी इसकी, मैंने उसे देखा। यहां लिख लेते हैं, मैंने उसे देखा, ठीक है। आई ही सा हिम, इसकी हिंदी क्या होगी, उसने मुझे देखा। उसने मुझे देखा, ध्यान से देखिएगा सेंटेंस के द्वारा एक अब आएगा हमारा क्या, आई सा मी, आई सा मी, आई सा मी, इसकी हिंदी क्या होगी बताइए, इसकी हिंदी क्या होगी, आई सा मी, आई सा मी। इसको अगर हम ऐसे देखें तो कैसे बोलते हैं, मैंने मुझे
देखा। क्या आप हिंदी में ऐसे बोलते हो? मैंने मुझे देखा बोलते हो? शीशे में कभी देखना पड़ जाए, शीशे के सामने खड़े होते हो तो क्या आई सा मी, मैंने मुझे देखा, ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते ना। क्या बोलते हो? मैंने खुद को देखा, मैंने खुद को देखा। तो अब क्या है यहाँ पे, ये जो सेंटेंस है ना आई सा मी, ये ग्रामेटिकली सही है। क्यों? क्योंकि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी होता है, ठीक है, मी है और वर्ब के बाद मी है। ये ऑब्जेक्टिव ग्रामेटिकली सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम ऐसा क्या है कि हिंदी में ऐसा कभी नहीं बोलते कि मैंने मुझे देखा। मैं क्या बोलते हैं? मैंने मुझे देखा, ये हम नहीं बोलते, ठीक है। तो मैं क्या बोलते हैं? मैंने खुद को देखा, मैंने खुद को देखा। अब खुद, तो आई का क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? आई का क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई सा माई सेल्फ। तो यहां पे माई सेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट भी, और ये दोनों आपस में लिंक है। आई का क्या है? रिफ्लेक्सिव के मतलब क्या? माई सेल्फ। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज व्हेन सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से आपके सारे सेंटेंसेस बनेंगे। आई सा माई सेल्फ, ये माई सेल्फ किसका है? इसका आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई। तो यहाँ पे पूरा आपका फोकस किस पे है? आई से ही रिलेटेड। तो इस केस में हम इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके कुछ एक एग्जांपल्स और देखिएगा। देखिए, हमने एक एग्जांपल से देखा, अब कुछ एक और एग्जांपल से सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सी किल्ड हिम, सी किल्ड हर। देखिए वाक्य का सेंस समझना बहुत जरूरी है। सी किल्ड हिम, इसकी हिंदी क्या होगी? सी किल्ड हिम, उसने उसको मारा। सी किल्ड हर, उसने उसको मारा। हिम उसको या उसको, सी किल्ड हर, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर ये दो अलग अलग हैं, सब्जेक्ट और अलग अलग हैं, मतलब यहाँ पे उसको और उसने उसको मारा, दोनों अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो हमें करने, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग करने की जरूरत है, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं है। अब सी किल्ड हरसेल्फ। अब देखिए हरसेल्फ किसका? हरसेल्फ कौन है यहाँ पे? अगर मैं यहां नाम दे दूं सीता और किल्ड हरसेल्फ, तो हरसेल्फ कौन हुआ? सीता ने खुद को मारा, तो सीता ही सब्जेक्ट और सीता ही ऑब्जेक्ट है। तो यही तो मैंने कहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यही आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, कि ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके सेम होते हैं, जो एक ही व्यक्ति होता है, उस प्रकार के केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। सीता, यहाँ पे सी का हमने पढ़ाई है, सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हरसेल्फ। तो सीता किल्ड हरसेल्फ, इन दोनों केसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, ठीक है। यहां लिख देते हैं सीता किल्ड हस्बैंड, कि अपने पति को मारा, हिम। सी किल्ड हर, यहां अगर हिज, सी किल्ड हिम हर, यहां पे किसी और स्त्री लेडीज के लिए इस्तेमाल करते तो हर यूज किया हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने सी किल्ड हरसेल्फ, तो मतलब सीता ने खुद को मारा। तो ये आपके क्या है? रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउंस हैं। समझ में आ गया बेटा। अब आपके इसके बाद एक और लिख लेते हैं एग्जाम्पल, ही वाज, ठीक है, ही वाज सिंगिंग हिमसेल्फ। तो ही का क्या है, देखिए हिमसेल्फ। आप इसी प्रकार से अगर आपको ऐसे पहचान नहीं हो पा रही तो आप ये टेबल याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये टेबल याद कर लीजिएगा। सब्जेक्ट अगर इनमें से कोई मिलता है आपको, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ये मिलता है और सामने उसके सामने यही है, तो इसका मतलब क्या है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये भी आपके लिए इजी वन है याद करने का तरीका। ये आई है, जैसे यहाँ पे सी है सेंटेंस में, हर लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। सी यहाँ पे है आपका सी, और सी के सामने क्या है, हरसेल्फ, तो हरसेल्फ ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। ये भी एक तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन ये रट्टाफिकेशन है, समझ के करें तो बेटर है। ही वाज सिंगिंग हिमसेल्फ, वह खुद गा रहा है। देखिए ही वाज सिंगिंग हिमसेल्फ, तो ही का क्या है, टेबल देखिए, ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव के बारे में, प्रोनाउंस के बारे में पढ़ लिया कि वो क्या होते हैं। जब सब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं तो उस केस में हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पढ़ेंगे वो है एम्फैथेटिक प्रोनाउंस, उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एम्फैथेटिक। आज इनको क्या हो रहा है, देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक एम्पैथेटिक प्रोनाउन दृढ़वाचक, जैसा कि नाम से ही आपको इसमें आभास होता है, दृढ़वाचक। एम्पैथेटिक होता है एम्फेसाइज करना, फोकस, जोर डालना, ठीक है। यहाँ पे आपका एम्पैथेटिक प्रोनाउंस क्या होता है कि ऐसे में, ऐसे वाक्य जिसमें आपको जोर डाला जाता है कि किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना, और किसी चीज़ को एम्फेसाइज किसको करेंगे, नाउन या प्रोनाउन को। प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हम क्या है इसमें, क्या एम्फेसाइज। एम्पैथेटिक प्रोनाउन मीन्स emphasize a noun or a pronoun. एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या है, emphasize a noun और a प्रोनाउन, ठीक है। कि इसमें इन प्रकार के एम्पैथेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिसमें आपको जोर दिया जाता है किस, ठीक है, जो आपको अपनी बात दृढ़ता पूर्वक कही जाती है या दृढ़ता दिखाने के लिए उस वाक्य में प्रयोग किया जाता है। इफ रिफ्लेक्सिव और प्रोनाउन दोनों, इसमें भी माई सेल्फ ही यूज होते हैं, इसमें भी माई सेल्फ, सेल्फ वाला ही यूज होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और कौन सा आपका एम्पैथेटिक प्रोनाउन। देखिए कैसे हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, आई सा हिम, आई सा हिम, इसकी मीनिंग क्या होगी, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ, आई माई सेल्फ सा हिम, आई माई सेल्फ सा, मैंने खुद उसे देखा, मैंने खुद उसे देखा। तो आपने क्या कहा, अपनी बात पे जोर डाला है, मैंने खुद उसे देखा। आप सामने वाला आपकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा, आई सा हिम, एक तो नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल सेंस में मैंने उसे देखा, और एक कहते हैं मैंने खुद उसे देखा। तो आप इस वाक्य को बोलते हुए आपको एक एक्सप्रेशन, एक जोर वाली फीलिंग, ऐसा लगता है कि आप
जो सामने वाले पे दबाव एक्सप्रेशन के साथ बता रहे मैंने खुद उसे देखा, किसी और ने नहीं, मैंने खुद देखा उसे, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, वो कौन से होते हैं, एम्फैथेटिक प्रोनाउन के। तो इसमें जो है वो क्या है आपके, ये जो है आपका एम्फैथेटिक प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ सा हिम। ठीक है, इसके दूसरे एग्जाम्पल्स और दिखा देता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये लिया, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी इंस्पेक्टेड द हाउस। सी इंस्पेक्टेड द हाउस, उसने घर की जांच की। कई बार कहते हैं ना वो, भाई घर की जांच किसने की, देखभाल किसने की, कभी पुलिस वगैरह आती है तो सी इंस्पेक्टेड द हाउस किया, इंस्पेक्टर, हाँ इंस्पेक्टेड द हाउस ऐसा बोलते हैं, नॉर्मल सेंस में हम बात कर रहे होते हैं। तो लेकिन जब इस प्रकार से सेंटेंस आ जाए, सी herself इंस्पेक्टेड द हाउस, या ऐसे बोलते हैं इंस्पेक्टेड द हाउस, कि क्या कोई हौलदार नहीं था, कोई और नहीं था जो घर की जांच की। लेकिन हम बोलते हैं कई बार बड़ा अधिकारी कुछ या घर का मेंबर करता है तो उस पर सी हरसेल्फ, खुद ने जांच की। हाँ, सी हरसेल्फ इंस्पेक्टेड द हाउस। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार के जो वाक्य जिसमें आप दृढ़तापूर्वक अपनी बात कहते हो, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो किसके होते हैं, एम्फैथेटिक प्रोनाउन के वाक्य होते हैं। समझ में आ गया, सी इंस्पेक्टेड द हाउस, आई माई सेल्फ कुक द फूड, मैंने खुद वो खाना बनाया, खुद खाना बनाया। कई बार कहते हैं ना मम्मी वगैरह कुछ कहती हैं, बाहर गांव में चली जाती हैं, किसी रिश्तेदार के रहते खाना बनाया, अरे खाना किसने बनाया, मैंने बनाया, एक तो ऐसे कहते हैं। फिर मम्मी बोलती है तूने बनाया, हाँ मैंने खुद बनाया। तो इस प्रकार आई माई सेल्फ कुक द फूड, तो अपनी बात को दृढ़तापूर्वक रखने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम किसको यूज़ होता है, एम्फैथेटिक प्रोनाउंस का यूज़ होता है। ठीक है, अब आपको एक आसान सी बात बता देता हूं जिससे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फैथेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस कर सकें। ठीक है, आई सा माई सेल्फ, ये किसका है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेटेड है। देखिए ये किसका है, आई माई सेल्फ साहिम, ये कौन सा है, यहाँ पे एम्फैथेटिक प्रोनाउन। अब आपको सेंटेंस का जो सेंस है वो तो समझना ही है, उसके साथ एक और छोटी सी टिप्स दे देता हूँ। देखिए ये वर्ब है, यहाँ पे भी ये वर्ब है, वर्ब के बाद अगर सेल्फ वाले आएंगे तो वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, और वर्ब से पहले आएंगे तो वो आपके एम्फैथेटिक प्रोनाउंस होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये वर्ब है, वर्ब से पहले आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वर्ब के बाद आया हुआ है। समझ में आ गया आपके, ये हमने इस प्रकार से हमने किस पे डाल दिया। और यहाँ पे मैं एम्फेसाइज है नाउन और प्रोनाउन, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन ये किसको एम्फेसाइज कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, सब्जेक्ट को, आई को, प्रोनाउन का, तो ये आपके एम्फैथेटिक प्रोनाउंस है। समझ में आ गया बेटा, ये हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैथेटिक प्रोनाउंस पढ़ लिए। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसको रीड आउट करते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, DEMONSTRATIV, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक ही बोलते हैं ना, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेट, पॉइंट आउट करना किसी चीज़ को। इस प्रकार के जो प्रोनाउंस होते हैं उसमें आपको किसी की तरफ संकेत किया जाता है, आपको दर्शाया जाता है, पॉइंट किया जाता है किसी चीज़ को। ठीक है ना, जैसे हम वो किताब देना, तो आपने किसकी तरफ संकेत किया,
किताब की तरफ, वो कौन सी, वो ये वाली, इस प्रकार से हम बोलते हैं ना, वहाँ रखी होगी, तो आपने वहाँ रखी होगी मतलब क्या है, किसी प्लेस को आपने दर्शाया, पर्टिकुलर प्लेस नहीं लेकिन वहाँ रखी होगी, पॉइंट आउट किया है ना, वो वाली एक पर्टिकुलर वो वाली जगह पे, ऐसे नहीं कहा कि कहीं रखी होगी, वो रखी होगी, ये वाली, वो वाली, ये है, वो, ये सारे क्या हैं आपके आपके किसके, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के। तो प्रोनाउंस जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है उनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, किसी चीज़ को संकेत करने के लिए, किसी को संकेत करने के लिए, किसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए हम इन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हमने पढ़े थे, दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये हमारे क्या हैं, इसके डेमोस्ट्रेटिव के एग्जांपल्स हैं। दिस और दैट, ये तो है सिंगुलर, सिंगुलर वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये हैं आपके प्लूरल, प्लूरल्स को दर्शाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। इसमें दिस होता है नियर के लिए और दैट होता है फार के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, दिस इज ए पेन, ये पास है, ठीक है, और ये दूर वाली वस्तु के लिए दैट इज ए पेन। इस प्रकार से दूर की वस्तुओं के लिए हम दैट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दिस, दोज, सच। देखिए, दिस इज ए पेन, आपने यहाँ किसको अंकित किया, संकेत किया, दिस इज ए पेन, कि यह पेन है, तो आपने क्या किया, दिस संकेत किया है, ठीक है। इस प्रकार के जो होते हैं प्रोनाउंस वो आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जहाँ पे ऐसे वाक्य में आपको जहाँ पे ये लगे कि किसी की तरफ संकेत किया गया है, तो वो वर्ड्स, जो संकेत करने वाले वर्ड्स होते हैं वो आपके प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। दिस इज ए पेन, दैट इज ए बुक, वो किताब है, ठीक है। ये आपके क्या है, हाँ, इस प्रकार के जो हैं वो आप एग्जांपल्स आप ले सकते हो। सच, सच जो होता है, इनको तो आपको पता ही है, ये आपके प्लूरल में पास की वस्तुओं के लिए, दोज आर द मैन, कि वो व्यक्ति हैं, ठीक है। दीज आर पेन्स, ये पेन है। जो पास की वस्तुएं जो बहुत ज़्यादा में होती हैं वो आपके दीज होती हैं, जो बहुत ज़्यादा प्लूरल्स में आपको ये होती है पास के लिए, और दूर में जो प्लूरल्स होती हैं उनके लिए आप किसको, दोज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। ये भी प्लूरल में होती हैं लेकिन ये पास के लिए होती हैं, ये प्लूरल होते हैं, ये भी प्लूरल होते हैं लेकिन ये दूर के लिए होती हैं। वो व्यक्ति, ये व्यक्ति पास में, ठीक है ना, समझ में कि सच, सच जो है ये काइंड दिखाता है, काइंड, प्रकार के। ऐसी कोई किताब नहीं है लाइब्रेरी में, देयर इज़ नो सच बुक इन द लाइब्रेरी, की लाइब्रेरी में ऐसी कोई किताब ही नहीं है। तो आपने ऐसी जो बोला उस प्रकार के वर्ड्स को दिखाने के लिए जो काइंड्स जो है, कि आपने यहाँ किताब की प्रकार की बात की, इन द लाइब्रेरी देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ बुक, लाइब्रेरी में इस प्रकार की कोई किताब ही नहीं है। इस प्रकार का जो है वो आपको सच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। तो समझ में आ गया होगा बेटा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो आपको संकेत कर, आपको किसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। उनके एग्जांपल्स होते हैं दिस, दैट, दिस, दोज और सच, ठीक है। दिस नियर के लिए, दैट फार के लिए, ये सिंगुलर्स में होती हैं, ये दीज नियर के लिए, दोज फार के लिए, लेकिन ये प्लूरल केस में यूज़ होते हैं आपके, ठीक है। ये आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। अब अगला जो पार्ट हम इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसको करेंगे, ठीक है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है प्रोनाउन का वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाग, विभाग सूचक। अगर हिंदी अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा तो आपको हिंदी में समझ में आ जाता है। विभाग मतलब क्या होता है, भाग, किसी का भाग।
अब ये एक पूरी वस्तु है, ठीक है, इसमें से पार्ट कर दे तो ये क्या हो गया, इसका भाग हो गया या विभाग हो गया। तो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मीन्स क्या समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशंस का सेंस नजर आए वो प्रोनाउंस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। समझ में आ गया बेटा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन की द वर्ड्स विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन, वो शब्द क्या कहलाते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। कि जो आपको एक वाक्य में भाग दर्शाए, विभाग होते हुए या डिस्ट्रीब्यूशन दर्शाएंगे, वो शब्द आपके कौन से होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द वर्ड्स विच शोज डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंटेंस, या जो शब्द आपको डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस दर्शाते हैं वाक्य के अंदर, वो शब्द आपके कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। इसके एग्जांपल्स जान लेते हैं हम। इसके एग्जांपल्स कौन से होते हैं, देखिए आपके सबसे पहला आता था नन, फिर आपका आइदर, नाइदर, ठीक है, नन, आइदर, नाइदर, ठीक है, उसके बाद एनी, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आप देखिए जाए कौन से होंगे, ईच, बोथ, ठीक। ये आपके कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के। तो आप कौन कौन से हैं, नन, आइदर, नाइदर, एनी, ईच और बोथ। अभी एक टेबल दर्शाता हूँ मैं कि इनको यूज़ कैसे करते हैं, कि कहाँ पे नन आएगा, कहाँ पे आइदर आएगा, कहाँ पे नाइदर, इनका थोड़ा सा आपको यूज़ समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना। एक टेबल दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए क्या होगा। नन, नन, नन को कैसे यूज़ करते हैं बेटा, देखिए नन होता है मैनी, मतलब 2 प्लस 2 से ज़्यादा होते हैं, 3, 4, 5, हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं मैनी, कि मतलब 2 से ज़्यादा, और उसमें से कोई भी ना हो, कि आपको 2 से ज़्यादा नंबर हैं और उसमें से आपको मिला 0, तो उस केस में आपको क्या होगा, नन याद करना, नन यूज होगा। उसके बाद आता है नाइदर, नाइदर, नाइदर का क्या होता है, आपका 2 व्यक्ति होते हैं, मतलब 2 ही मार्क्स है, 2 में से 0, यहाँ 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। आइदर, आइदर देखिए किस केस में यूज होगा, आपका 2 हैं, 2 में से 1 मिलना, ठीक है, आपका 2 है, 2 में से 1 मिलना। देखिए आप अब देखिए नेक्स्ट है हम बोथ, बोथ 2 के लिए होता है 2 में से 2, ठीक है। एनी, एनी क्या होता है, एनी आपका क्या होता है, मैं बहुत होते हैं, यहाँ पे मैनी, मतलब मैनी बहुत से होते हैं, उनमें से कोई भी एक, ठीक है। उसके बाद आपका होता है आल, आल मतलब मैनी है और मैनी में से मैनी, सभी मैनी। और ईच, ईच आपको पता ही है, प्रत्येक, प्रत्येक 1 बाय 1, प्रत्येक, ठीक है। अब हम इनके सेंटेंस एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए आप एक कन्फ्यूजन उठेगा कि नन और आइदर में यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, नन, नन मतलब कोई नहीं, मतलब आपके 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं और उसमें से किसी ने काम नहीं किया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नन का यूज करते हैं। आइदर, नाइदर 2 व्यक्ति हैं, यहाँ 2 हैं, नन में 2 से ज़्यादा थे और 2 ही हैं नाइदर, नाइदर वाले कौन से सेंटेंस है जिसमें 2 का जिक्र होगा और उन 2 में से किसी ने नहीं किया, कि 2 आने वाले थे, कि आपके घर में 2 मेहमान आने वाले थे, 2 में से कोई नहीं आया, तो उस केस में आपको क्या होगा, 2 जी, ये नाइदर का इस्तेमाल कर देंगे। आइदर 2 हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 मेहमान आने वाले थे और 2 में से कौन आया, 1 आया, तो उस केस में किसका होगा, आइदर का इस्तेमाल करेंगे। बोथ 2 आने वाले थे, दोनों आ गए, ठीक है। एनी बहुत सारे आने वाले थे, उसमें से कोई एक करना, कि हम क्लास में बोलते हैं ना, एनी वन कैन डू दिस, कि क्लास में कोई भी काम कर सकता है, मतलब कोई भी सम सोल्व कर सकता है। आल क्लास में सभी सोल्व कर सकते हैं। ईच
प्रत्येक कैन, ईच वन कैन डू, ठीक है, सभी कर सकते हैं आपके टर्न वाइज। ये इसमें क्या है आपके सेंटेंस, इसके एग्जांपल्स में देखिए मैं सेंटेंस यहाँ लिख के आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इनके सेंटेंस। देखिए सेंटेंसेस है कि नन ऑफ द 5 स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। इनमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, बार बार क्यों फोकस। नन का मतलब भी कोई नहीं होता और नाइदर का मतलब भी कोई नहीं होता, लेकिन डिफरेंस क्या है, नन का मतलब होता दो से अधिक में से कोई नहीं होता, और नाइदर का मतलब होता दो में से कोई सिर्फ दो में से नहीं होता कि दो व्यक्ति दो में से कोई भी नहीं होता। यहाँ नन में दो से ज़्यादा होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, उनमें से कोई नहीं, तो इसलिए डिफरेंस है। और आइदर में क्या होता है, दो में से एक होता है। ये डिफरेंस समझाने के लिए आपको ये सेंटेंसेस और ये टेबल बताई गई है आपको। तो देखिए नन ऑफ द 5, यहाँ 5 है तो यहाँ पे आप क्या है नाइदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ 2 होता तो आपके जो क्या होता नाइदर यूज कर सकते थे। तो ये डिफरेंस समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया कि नन ऑफ द मतलब दो से अधिक में से अगर कोई बात है तो वहां आपका नन। यहाँ नाइदर ऑफ यू विल पास दिस ईयर, यू हम प्लूरल में 2 के लिए काउंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम इसको क्या कहते हैं नाइदर ऑफ यू विल पास, की 2 व्यक्तियों की बात है उनमें से कोई भी पास नहीं होगा, कि आपको उसमें राम एंड श्याम नाइदर ऑफ यू विल पास, की दोनों में से कोई पास नहीं होगा। आइदर ऑफ दिस 2 पेन, की 2 पेन है, ये 2 है यहाँ पे, आइदर का देखिए 2, 1 इज ब्लू, इनमें से आइदर हमें नहीं पता कौन सा है, 2 पेन 2 है लेकिन उनमें से विच वन इज ब्लू वी डू नॉट नो, सो वी यूज आइदर ऑफ दिस 2 पेन इज ब्लू, कि इन 2 में से कोई एक नीला है, तो उसमें हम उस केस में किसका इस्तेमाल करते हैं आइदर का। बोथ 2 हैं, दोनों के लिए बोथ ऑफ यू कैन डू दिस, बोथ ऑफ पेन इज ब्लू, कि दोनों ब्लू हैं, उसमें केस में 2 में से 2 क्या होगा आपका बोथ होगा, ठीक है। एनीवन, कोई भी, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं उसमें से क्या होता है एनीवन कैन डू, कोई भी एक, मतलब बहुत सारों में से एक का करना क्या होता है मैनी। यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ मैनी, बहुत। आल मतलब सभी, बोथ और आल में क्या डिफरेंस है, यहाँ दो के लिए बोथ होते हैं और आल में मैनी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनके जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के हैं वो पढ़ लिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनके यूज़ कहाँ पे और कैसे होते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में हम इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू।